Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about some accounting concepts. तो जो अकाउंटिंग concepts है वो हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। कोई भी एंटरप्राइज हो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस के नहीं बना सकती। ये जो कंसेप्ट्स है ये हमें बताते हैं कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है एंड रिपोर्ट करना है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड थर्ड इज एक्रियूअल कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा और फ्यूचर में बिजनेस के बंद होने की, क्लोज होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी वजह से जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो यही एजम्पशंस के बेस पे करते हैं कि जो हमारी एंटरप्राइज है वो क्या है, कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है। इसी कंसेप्ट की वजह से हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बिना मार्केट वैल्यू को ध्यान में रख के। एज वी ऑल हैव हर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। एंड we all know that the benefit of such expenses will be received in future. हमने देखा कि करंट और फिक्स्ड एसेट्स में क्लासिफिकेशन किया हुआ है। करंट एसेट्स अलग होती है, फिक्स्ड एसेट्स अलग होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन बिना इस कंसेप्ट के पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो हर साल सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल हमने अलग मेथड यूज कर लिया और अगले साल अलग मेथड यूज कर लिया। अगर हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे तो कंपैरिजन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही प्रॉब्लम्स होएगी। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स अपने अकाउंट्स को बनाने में यूज कर रहे हैं वो हर साल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम ऐसा ना हो कि इसको हम टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर चेंज करते जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी चाहिए अलग अलग पीरियड्स की, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की वजह से वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर कोई फर्म डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज कर रही है अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में, तो करंट ईयर पीरियड का जो प्रॉफिट होगा वो हमारे नेक्स्ट पीरियड के प्रॉफिट से तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड को यूज किया। तो एट लास्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में जो भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वो ईयर टू ईयर सेम होने चाहिए ताकि कंपैरिजन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी मिल सके। यस, एक सिचुएशन में अगर अकाउंटेंट ऐसा फील कर रहा है कि अगर वो ये मेथड को चेंज कर दे तो इससे जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो उस कंडीशन में जो है हम मेथड को चेंज कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड कंसेप्ट रहेगा वो है एक्रियूअल कंसेप्ट। एक्रियूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट हमें कहता है कि जब भी हमें रेवेन्यू होता है, जब हमने सेल करी, सेल करने से हमें रेवेन्यू होगा, तो उसको साथ के साथ ही हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ले। ये जरूरी नहीं है कि हमें कैश अभी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही हमने रेवेन्यू अर्न किया उसको साथ के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जैसे ही कोई एक्सपेंस इनकर हुआ तो हम उसको साथ के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, नो मैटर कि विदर कैश इज पेड और नॉट। अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिलती रहे कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है और फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करे, तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंटिंग पीरियड के है उसको हम साथ के साथ ही रिकॉर्ड कर देंगे
whether actual cash has been paid or received or not. 3 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अलावा भी हमारे पास अदर कंसेप्ट्स है जो कि रहेगी. फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स है वो अलग है और बिजनेस अलग है. बिजनेस को हमेशा ही अपने ओनर से अलग एंटिटी दी गई है और जितनी भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोप्राइटर ने तो बिजनेस में सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसी वजह से हम प्रोप्राइटर को एज ए क्रेडिटर मान के चलते हैं कि हमें जो प्रोप्राइटर ने पैसा बिजनेस में लगाया है हमें उसके पैसे को एट द एंड रिटर्न करना है. जो भी प्रोप्राइटर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी. क्यों लाइबिलिटी हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने प्रोप्राइटर से ही कैपिटल ले ली बजाय कि आउटसाइड पार्टीज से कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करे. इससे अच्छा प्रोप्राइटर नहीं दे दी तो हमें उस कैपिटल को रिटर्न तो करना ही होगा प्रोप्राइटर को. इसी वजह से वो हमने कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया है. अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से कोई कैपिटल पर्सनल यूज के लिए कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो हम उसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे. ये जो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी का ये सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कोई इवेंट चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस के लिए, अगर हम उनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में और सेल्स मैनेजर भी होता है. प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में कोई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से स्ट्राइक पे चले गए और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो लॉस होगा कंपनी को. और हम इन फैक्ट्स को मनी की टर्म्स में तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, इसी वजह से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं जैसे कि ये जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ट्रू रिजल्ट हमें बिजनेस के कब पता चलेंगे, जब कंप्लीटली बिजनेस वाउंड अप हो जाएगा. जब बिजनेस को हम बंद करेंगे हमें एक्चुअल पोजीशन तभी पता चलेगी बिजनेस की कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. पर तब पता चलने का क्या फायदा, तब तो ना प्रोप्राइटर को इतना बेनिफिट होगा, ना मैनेजर्स को, ना इन्वेस्टर्स को, ना ही अदर पार्टीज को, क्योंकि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए तो बहुत लेट हो चुका होगा. इसी वजह से हमने पूरी लाइफ टाइम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हमने टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है और कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद हम चेक करेंगे कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है. इसीलिए हमने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड रखा है. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जब भी क्लोजिंग होगी 31 मार्च को हम देखेंगे कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. और अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बिजनेस के लिए कंपल्सरी कर दिया है कि बिजनेस को फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले कैलेंडर ईयर या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के 31 मार्च को क्लोज होगा. नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होती है हमारी हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो उनके ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है. अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट को क्रेडिट होगा. इसी सिस्टम जो ये हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, इसे बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम.
डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट की वजह से ही जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज वाली साइड्स, वो हमेशा इक्वल शो होती है। और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो भी इसी कंसेप्ट की वजह से ही अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होल्ड्स गुड। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू हम कब अर्न करते हैं? जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं या कोई हम सर्विसेज देते हैं तो बदले में हम क्या अर्न करते हैं? रेवेन्यू अर्न करते हैं। हम कब मानेंगे कि हमें रेवेन्यू हो गया? जब टाइटल या फिर ओनरशिप, किसी भी गुड्स की टाइटल या ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं परचेजर को, और वो परचेजर लीगली लायबल हो जाता है उसकी अमाउंट पे करने में, तब हम माना जाएगा कि रेवेन्यू अर्न हुआ है। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है, ये रिसिप्ट ऑफ कैश से रिलेटेड नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी फर्म को गुड्स का ऑर्डर आया 1 जनवरी को, पर उसने गुड्स सप्लाई करे 20 जनवरी को, और उसको पैसा मिला 1 अप्रैल को, तो हम कब मानेंगे कि हमने रेवेन्यू अर्न किया है? 20 जनवरी को, क्योंकि 20 जनवरी को उसके पास से उस गुड्स की ओनरशिप चली गई, उसने परचेजर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। पैसे हमें यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना कि हमें पैसे कब मिल रहे हैं उस गुड्स के, जब से हमारे पास से वो गुड्स चले गए तब से ही मान लिया जाएगा कि हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। So this is all about today. We will discuss about accounting conventions in the next video. Thank you for watching.